वेलकम एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर 1 ऑफ सीएसएस सीरीज। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि सीएसएस का पहला लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप एचटीएमएल को पहले से पढ़ चुके हैं तो आप इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं और सीएसएस में मास्टरी कर सकते हैं। और साथ में ये हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का सीरीज है और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर 1 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और आज इस लेक्चर में हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे व्हाई लर्न सीएसएस, व्हाट इज सीएसएस, व्हाई यूज सीएसएस, हाउ टू अप्लाई सीएसएस, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल सीएसएस। ये सबको डीपली समझने वाले हैं। पता तो चल गया यूज क्यों करें, क्या है सीएसएस और आखिरकार सीएसएस का सीखना ही क्यों है। ये अगर ये तीनों चीज पता चली है तब लास्ट क्वेश्चन आता है कि आखिरकार हाउ टू अप्लाई सीएसएस। आखिरकार सीएसएस को अप्लाई करे तो करे कैसे, उसको भी सीखेंगे। यहाँ जो 3 तरह का सीएसएस अप्लाई करने का तरीका है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल सीएसएस, इसको भी समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि सीएसएस का सिंटैक्स कैसे होता है, आखिरकार सीएसएस लिखे तो लिखे कैसे। उसके बाद कोई भी पार्टिकुलर एचटीएमएल का एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसमें कोई स्टाइलिंग करना है तो उसके लिए हम लोग क्या सीखेंगे, सेलेक्टर कहते हैं किसको हैं, सेलेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लास सेलेक्टर क्या है, आईडी सेलेक्टर क्या है, फिर यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या है। जो भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे उसका कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए कंटिन्यू करते हैं। और बता दें, अगर आप लोग एचटीएमएल प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किए होंगे और पहले कवर नहीं किए होंगे तो यहाँ पे आइकन पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको एचटीएमएल का नॉलेज है तो फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आखिरकार हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि सीएसएस को सीखें क्यों, व्हाई लर्न सीएसएस। इसका जो मेन मोटिव है सीएसएस को सीखना, उसका ये है कि एचटीएमएल का यूज करके वेबसाइट तो बन जाता है, पर प्रोफेशनल ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाने के लिए सीएसएस का जरूरी पड़ता है। जिस प्रकार से घर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, रड ये सब का यूज करते हैं, स्ट्रक्चर तो बन जाता है। डेकोरेशन, जैसे घर को डेकोरेट करते हैं और फिनिशिंग करते हैं, उसी प्रकार एचटीएमएल भी है। एचटीएमएल स्ट्रक्चर बनाता है वेब पेज को, पर वेब पेज को डेकोरेट और ब्यूटीफुल दिखाने के लिए, प्रोफेशनल दिखाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सीएसएस का यूज करते हैं। इतना क्लियर है। उसके बाद देखते हैं हम लोग आखिरकार सीएसएस है क्या। तो सीएसएस क्या है उसको समझते हैं। सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसको यूज करते हैं डिजाइन कंट्रोल के लिए। मतलब कि एचटीएमएल का जो भी एलिमेंट है वे दिखेगा किस तरह से, कितने अच्छे तरीके से एचटीएमएल का एलिमेंट शो होगा हमारी वेबसाइट में, उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है। फिर विजुअल डोमेन कंट्रोल कर सकते हैं, उसका कलर्स, टेक्स्ट का कलर। अगर हम लोग पैराग्राफ टैग पे या पैराग्राफ एचटीएमएल के एलिमेंट पे काम कर रहे हैं, लाइक पैराग्राफ, डिव, नेवर, हेडर, फुटर, अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका कलर को, फॉन्ट को, लेआउट को, स्पेसिंग को, मार्जिन को, पैडिंग को, फिर ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं ताकि बहुत बेहतरीन लुक आ सके। क्लास मोर्फिज्म को यूज़ कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस का भी यहाँ पे सीएसएस का यूज़ करके हम लोग ला सकते हैं। जैसे कि अगर कोई वेबसाइट बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है लैपटॉप पे, पर अगर उसको एज इट इज़ फ़ोन पे भी उनका जो एक्चुअल विड्थ है या फिर लैपटॉप का विड्थ है उसके अकॉर्डिंग उसका प्रीव्यू और यूआई स्ट्रक्चर हो जाए, क्या बोलते हैं, बेहतरीन शो हो। ठीक है, प्रोफेशनल लुक है, उसके लिए हम लोग सीएसएस यूज़ करते हैं। अब देखते हैं व्हाई यूज सीएसएस। तो सीएसएस क्या करता है, बेटर डिज़ाइन और अट्रैक्टिव इंटरफेस बना देता है, ताकि क्या होता है जो भी यूज़र जो उसको यूज़ कर रहा है उसके लिए एक बेस एक्सपीरियंस हो उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। उसके बाद क्या होता है, रीयूजेबल स्टाइल्स। मतलब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बार सीएसएस का कोड लिखें और वे कोड का मल्टीपल एलिमेंट को नीड है सेम तरह का सिमिलर कोड, तो हम लोग को एक ही बार कोड लिखना पड़ता है और उस कोड को हम लोग मल्टीपल एलिमेंट में यूज़ कर सकते हैं। इसका मेन खासियत। फिर क्या होता है, ये टाइम को सेव करता है, जो कि कंट्रोल इंटायर साइट स्टाइल फ्रॉम वन फाइल। मतलब हम लोग एक फाइल से ही पूरा साइट, पूरा वेबसाइट का जो भी स्टाइल कर रहे हैं उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया। आखिरकार सीएसएस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अगर सीएसएस का यूज ना करें उसका इम्पैक्ट क्या है, और सीएसएस यूज कर ले उसका इम्पैक्ट क्या है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है प्लेन एचटीएमएल का कोड लिखा हुआ है। मतलब प्लेन एचटीएमएल का प्रीव्यू है ये, कि उसमें वेलकम लिखा रहा है, हेलो स्टूडेंट लिखा रहा है। इसमें कोई भी स्टाइलिंग नहीं किए हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रीव्यू दे रहा है। ठीक है। जैसे ही हम लोग सीएसएस स्टाइलिंग का यूज़ करते हैं तो कुछ प्रोफेशनल, ब्रांडेड एंड ब्यूटीफुल लुक हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं गाइस। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे। प्रैक्टिकल के लिए है ये चैनल बना हुआ है टेक क्वांटम कोडर, कि यहाँ पे हर एक कंसेप्ट को प्रैक्टिकली सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है गाइस। उसके बाद आप देखते हैं कि आखिरकार सीएसएस अप्लाई करेंगे कैसे हम अपने वेब पेज में। तो उसके लिए 3 तरीका है, तो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे 3 वे टू एड स्टाइल टू योर वेब पेजेस। मतलब हम लोग को 3 तरीका है जिसके कारण से हम लोग यूज़ कर सकते हैं वेब पेज को अपने एचटीएमएल के फाइल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो तरीका है वो क्या है, इनलाइन सीएसएस। आखिर इनलाइन सीएसएस यूज कैसे करते हैं, स्टाइलिंग करने के लिए, सीएसएस को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट, अगर आप नहीं जान रहे एट्रीब्यूट क्या होता है, आइकन पे क्लिक करके आइकन पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं एचटीएमएल का कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है, वो बेहतरीन तरीके से हम समझा चुके हैं।
देखिए, कुछ ही इस प्रकार से हमारे पास कोड होता है। बॉडी का ओपनिंग टैग, बॉडी का क्लोजिंग टैग, उसके अंदर हमारे पास 2 एचटीएमएल का एलिमेंट है, h1 टैग और p टैग। h1 के टैग के अंदर अगर h1 को स्टाइलिंग देना है तो उसके लिए क्या किए, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किए और ये हमारे पास क्या आ रहा है, यह पहला प्रॉपर्टी आ रहा है, उसका फिर वैल्यू आ रहा है, फिर हम लोग सेमीकोलन से सेपरेट कर दे रहे हैं। तो ये एक सीएसएस का पहला प्रॉपर्टी है, ये सीएसएस का दूसरा प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार से कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट को टारगेट किए बिना, मतलब उसमें स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके उस चीज़ को, उसका सीएसएस का प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसको स्टाइलिश लुक दे सकते हैं गाइस। इससे क्या होगा कि ये तो आसान है, क्विक है, बट मेसी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लेंदी कोड दिखेगा, ठीक है गाइस। फिर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अगर हमारे पास हज़ारों हज़ार लाइन का कोड है तो अगर एक कलर चेंज करना है किसी कार्ड का तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हर एक लाइन ऑफ कोड में इंटर करके और मैनुअली एडिट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी और टाइम टेकन प्रोसेस है गाइस। इसलिए हम लोग जल्दी इनलाइन सीएसएस का यूज़ नहीं करते, उसके प्लेस में हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल सीएसएस या फिर एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करते हैं। तो इंटरनल सीएसएस क्या है, तो इंटरनल सीएसएस लिखने का जो तरीका है वो क्या है कि एचटीएमएल का ओपनिंग टैग और एचटीएमएल के क्लोज टैग में क्या आता है गाइस, इसके अंदर में 2 चीज़ आता है। पहले आता है हेड का ओपनिंग और हेड का क्लोजिंग। उसके बाद हमारे पास 2 चाइल्ड है, एचटीएमएल का 2 चाइल्ड, एक हेड टैग, दूसरा बॉडी टैग। बॉडी टैग में क्या आता है, कंटेंट आता है, जैसे कि यहाँ पे h1 कंटेंट है, यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आ सकता है वेबसाइट के रिलेटेड जो भी हम लोग प्रीव्यू दिखाना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास हेड टैग है, हेड टैग के अंदर हमारे पास आता है टाइटल टैग और साथ में बहुत सारे मेटा टैग आते हैं जो कि रिस्पॉन्सिवनेस को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं, मेटा टैग। साथ में आप देखिए, हेड टैग के ओपनिंग और हेड टैग के क्लोजिंग जस्ट टाइटल टैग के नीचे हम लोग यूज कर सकते हैं स्टाइल टैग का, स्टाइल टैग के ओपनिंग और स्टाइल टैग के क्लोजिंग के बीच में ही जितना भी सीएसएस का कोड होगा वो आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा कि जितना भी सीएसएस का कोड है वो यहीं पे लिखा जाएगा, सीएसएस कोड गोज हियर। यहाँ आप समझेंगे कि आखिरकार इंटरनल सीएसएस को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप ये देख लेंगे कि इनलाइन सीएसएस को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं एक्सटर्नल सीएसएस को किस प्रकार से कर सकते हैं। मान चलिए हमारे पास क्या है, फोल्डर स्ट्रक्चर। आखिरकार एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करने का तरीका क्या है, उसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है। देखिए हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर इस प्रकार से है कि फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, उसमें हमारे पास क्या होगा, पहला फाइल होगा जो कि है index.html। इसका मतलब क्या है, ये HTML का फाइल होगा, HTML का फाइल होगा। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं, उससे पहले हम इसको विजुअलाइज कर लेते हैं आखिरकार एक्चुअली में ये फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो हमारे पास index.html का फाइल हुआ, इंडेक्स की जगह पे और कोई भी फाइल का नाम हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इंडेक्स ही हो, बट उसका जो एक्सटेंशन होगा वो .html होना चाहिए ताकि ये पता चले जो भी हम लोग फाइल बना रहे हैं वो एक HTML का फाइल है, इसके अंदर HTML का कोड लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग दूसरा फाइल नहीं बनाते हैं, दूसरा फोल्डर रख रहे हैं जिसका नाम है CSS। CSS के अंदर बहुत सारा CSS का फाइल आ सकता है, उसमें से एक फाइल का नाम दिए हैं common.css। देखिए कि CSS फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम है common.css, और ये CSS का फाइल है इसलिए इसका जो एक्सटेंशन दिया है वो .css होगा। अब देखिए हमारे पास जो common.css है उसके अंदर क्या आएगा, जितना भी अलग अलग तरह का जो टारगेटेड सेलेक्टर है, ये उसको बोलते हैं H1, ये एक सेलेक्टर है जो भी एलिमेंट को सेलेक्ट करके इसमें प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करने का काम कर रहा है। इसको बताएंगे कि आखिरकार सेलेक्टर किसको बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी किसको बोल रहे हैं और वैल्यू किसको बोल रहे हैं, और किस प्रकार से हम लोग कोड कर सकते हैं, समझेंगे तो प्रैक्टिकली देखेंगे। उससे पहले देखिए कि index.html में एक्सटर्नल CSS को लिंक कैसे करेंगे, index.html फाइल में एक्सटर्नल CSS को लिंक कैसे करेंगे। देखिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, HTML का टैग आता है, उसके बाद हेड टैग आता है, हेड का ओपनिंग टैग, हेड का क्लोजिंग टैग, उसके बाद हमारे पास बॉडी का ओपनिंग टैग, बॉडी का क्लोजिंग टैग, और फिर हेड के अंदर आता है टाइटल, जो कि हम लोग CSS इंप्लीमेंटेशन देखने वाले हैं कि एक्सटर्नल CSS को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी के अंदर हमारे पास कोई भी कंटेंट आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, लिंक नाम का एक टैग है, लिंक टैग है, जिसमें क्या होता है, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसलिए इसका इंड होते ही इसका स्लैश लगा हुआ है ताकि ये क्लोज, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता है, बल्कि ये एक तो रिलेशन डिफाइन करने के लिए यूज हो रहा है। इसमें REL का कहने मतलब है कि एक रिलेशन नाम का एट्रीब्यूट होता है REL करके, जो कि बतलाता है जो हम लोग लिंक कर रहे हैं वो एक स्टाइल सीट है, मतलब कैस्केडिंग स्टाइल सीट है, ठीक है। और मतलब कि हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस को यहाँ पे देता है कि आखिरकार वो लिंक कौन सा है, जो कि कौन सा CSS फाइल को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि CSS जिस फोल्डर में ये index.html पड़ा हुआ है उसमें देखिए उसके साथ में CSS फोल्डर है, यहाँ पे CSS फोल्डर स्लाइस, आप जिस भी फाइल का नाम है उसको उसको एक्सटेंशन के साथ यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है गाइस। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो तरीका है एक्सटर्नल CSS रखने के लिए, वे क्या करता है कि हम लोग को सेपरेट करता है और कोड को क्लीन रखने में हेल्प करता है। मतलब कि HTML का कोड
और सीएसएस कोड दोनों को सेपरेट कर देता है, एक में हम लोग को मर्ज नहीं करता। इससे क्या होता है कि हम लोग को थोड़ा फाइल हैंडलिंग, साथ में इसके अंदर जितना भी प्रॉपर्टीज़ है, जितना भी स्टाइलिंग है, उसको हैंडल करना थोड़ा ईजी हो जाता है। ऐसे मेसी नहीं होता है, समझे? कोड क्लीन रहता है। देख लीजिए रिलेशन और एचरेफ। अब देखते हैं क्या करते हैं, मिनी चैलेंज करेंगे। अब क्या करेंगे कि हम लोग क्रिएट अ बेसिक एचटीएमएल पेज, हम लोग एक बेसिक एचटीएमएल पेज बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे डिफरेंट कलर टू दी 3 टैग्स। 3 अलग-अलग टैग का यूज़ करेंगे, उसका अलग-अलग कलर देंगे, ठीक है? इनलाइन सीएसएस का यूज़ करते हुए, इंटरनल सीएसएस का यूज़ करते हुए और एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करते हुए। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। आते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना विंडो में आ गए, अपने डेस्कटॉप में आ गए। यहाँ पे क्या करना है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम दे देते हैं CSS फ़ोल्डर का नाम देते हैं और इसको ओपन करते हैं VS कोड में। इसको कहाँ पे ओपन करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग कुछ VS कोड में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं कि इंडेक्स, इसका नाम दे देते हैं index.html। इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, बॉयलर प्लेट, जो कि हमको बतला चुके हैं। बॉयलर प्लेट लाने के लिए शॉर्टकट क्या है, एक सिमेट्री साइन देना और टाइप इंटर करना है। उसके बाद क्या करना है कि आपके पास अगर एक्सटेंशन सेक्शन में जाकर यहाँ पे लाइव प्रीव्यू करके एक एक्सटेंशन होगा, उसको इंस्टॉल कर लें, ताकि आप क्या होगा, ताकि आपके पास ये गो लाइव करके बटन बना आ जाए और आप जो भी यहाँ पे फाइल में चेंज करे हुए, ताकि ये लाइव प्रीव्यू दिख सके आपको। तो देखिए हम उसका लाइव प्रीव्यू देखते हैं। साइमल्टेनियसली हम लोग खोल चुके हैं, एक लेफ्ट एक राइट। अब देखिए प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं तीनों यूज़ करते हुए। यहाँ पहले 3 टैग लेंगे। पहला टैग ले लेते हैं लाइक H1 इंटरनल CSS, ठीक है? देखिए यहाँ पे इंटरनल CSS लिखा हुआ आ गया। इसको हम लोग को फिर दूसरा टैग ले लेते हैं, लाइक पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ इसमें आता है कुछ लोरेम इंटू 1, ताकि एक लाइन पैराग्राफ आ जाए। कुछ तीसरा टैग लेते हैं डीप करके, जो कि एज ए कंटेनर भी वर्क करता है, डीप टैग। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ लिस्ट ले लेते हैं, ऑन ऑर्डर लिस्ट लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, लिस्ट आइटम क्या लेंगे, तो लिस्ट आइटम में कुछ लाइक HTML, जो कि हम लोग सीख चुके हैं। फिर दूसरा CSS लिस्ट आइटम CSS, और तीसरा क्या करेंगे कि लिस्ट आइटम जावा स्क्रिप्ट। अब देखिए हमारे पास 3 तरह का बन के आ गया, पहले हेडिंग, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा डिव। अब हम लोग देखिए क्या बोला था कि इसको कलर देना है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यूज़ ऑफ इनलाइन CSS। हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इनलाइन CSS का, इसका कलर देने के लिए, हर एक टेक्स्ट को कलर देने के लिए। सबसे पहले क्या था, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हुए हम लोग उसका क्या देंगे, कलर देंगे। तो पहला प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं कलर का, कलर। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, कलर का स्पेलिंग होता है जनरली COLOUR, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे COLOR, ठीक है, कलर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कलर रेड देते हैं। देखिए पहला जो हमारा पास हेडिंग है इंटरनल CSS लिखा हुआ है, वे रेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो H1 टैग में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, उसमें CSS का यूज करके इसको स्टाइलिश बना दिए, मतलब उसमें स्टाइल को इम्प्लीमेंट कर दिए, CSS प्रॉपर्टी को यूज़ कर दिए। बात है हमारे पास दूसरा। अब हम लोग पैराग्राफ टैग को देखेंगे। पैराग्राफ टैग को भी स्टाइल करेंगे इनलाइन CSS का यूज़ करते हुए। इसका स्टाइल करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे और इसमें क्या देंगे, इसका भी कलर देंगे। कलर लाइक एक्वा देते हैं। इसका प्रीव्यू देख सकते हैं एक्वा में कैसा दिख रहा है, पर थोड़ा सा प्रीव्यू अच्छा नहीं आ रहा है, इसके लिए चेंज कर सकते हैं इसका कलर ब्लैकिश। देखिए अब कलर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। RGB भी कलर होता है, हम आपको CSS में बताएंगे कि RGB होता है रेड ग्रीन ब्लू, इसको भी हम आपको आगे बताएंगे। अब देखते हैं तीसरा जो टैग है, उसमें स्टाइल का यूज़ करेंगे। स्टाइल इज इक्वल टू कलर पिंक। देखिए इसका जो भी चाइल्ड है वो क्या होगा, सारा कलर पिंक हो गया। अब देखिए कि अगर सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या किए, पहला देखें इनलाइन CSS, अब इसी चीज़ को देखते हैं इंटरनल CSS का यूज़ करते हुए। तो इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इसका अनकमेंट करते हैं और जो भी स्टाइल एट्रीब्यूट है उसको हटाते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट को हटा देते हैं और देखते हैं इंटरनल। अब देखिए
हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि टाइटल टैग के जस्ट नीचे जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे स्टाइल टैग लेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ कर रहे थे, अब यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे। स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे, स्टाइल टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग में यहाँ पे क्या करेंगे वाला कि सेलेक्टर किसको बोलते हैं कि HTML का जो भी एलिमेंट है उसको डायरेक्टली नाम से अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो क्या बोलेंगे उसको सेलेक्टर बोलेंगे। जैसे कि H1 लिखे थे, H1 क्या हो गया H1 टैग का सिलेक्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि करली ब्रेसेस देंगे, करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। इसके अंदर आएगा जो भी आएगा प्रॉपर्टी आएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का नेम कलर है, कलर। अब यहाँ पे कोलन देते हैं, उसके बाद कलर देते हैं, जैसे कि यहाँ भी रेड था। अब देखिए H1 टैग का जो भी कंटेंट है वो रेड हो गया। जैसा कि हम लोग अभी इनलाइन CSS में यूज़ किए कि स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ किए, उसको कलर रेड दिए, और ये इसका अल्टरनेट हम लोग क्या किए कि यहाँ पे इंटरनल मतलब इंटरनल CSS का यूज़ करते हुए H1 टैग को एज ए सेलेक्टर, ये हमारा क्या है सेलेक्टर है, यह स्पेसिफाई कर रहा है कि H1 को सेलेक्ट करें। अरे अगर यहाँ पे H2 करते हैं तो ये कोई काम नहीं करेगा। H2 क्या है कि H2 नाम का कोई हमारे पास एलिमेंट बनाए ही नहीं, तो H2 टैग को खोज रहा है, उसके बाद H2 टैग मिला ही नहीं, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट नहीं दिखा। H1 टैग लिखेंगे तो H1 टैग हमारे पास है, तो उसको क्या किया कि इस स्टाइल को, इस CSS को उसमें इम्प्लीमेंट करवा दिया। अब देखते हैं हमारे पास क्या है P टैग। P एज ए सेलेक्टर है हमारा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा कलर इसमें क्या दे दें, लाइक ब्लू दे देते हैं। अब देख सकते हैं कि जितना भी एक पैराग्राफ टैग था वे हमारा क्या हो गया ब्लू हो गया। ठीक है गाइस, अब हम लोग देखते हैं डिव एज ए सेलेक्टर। डिव इसमें भी कलर क्या देते हैं, कलर लाइक पिंक देते हैं, जो कि अभी दिए थे। अब पिंक देने से क्या हुआ कि जितना भी हमारे कंटेंट था डिव का वो सारा क्या हो गया पिंक हो गया गाइस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हम लोग आखिरकार यूज कैसे कर पाएँ इनलाइन CSS का, उसके बाद इंटरनल CSS का। अब देखते हैं एक्सटर्नल CSS का यूज़ कैसे करेंगे। तो एक्सटर्नल CSS यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना फोल्डर में जाएंगे जो index.html है, यहाँ पे एक फाइल बना लेंगे, फोल्डर बनाएंगे CSS करके। जरूरी नहीं है कि बना ले, यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस होगा कि जितना भी CSS का कोड है वे एक फोल्डर में जाए। इसके बाद CSS को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक नया फाइल बनाना है, लाइक कॉमन डॉट CSS। अब देखिए जो कोड यहाँ था स्टाइल टैग को छोड़कर, स्टाइल का ओपनिंग टैग और स्टाइल का क्लोजिंग टैग को नहीं लेना है गाइस, क्या कि वहाँ पे डॉट CSS दे दिया, मैंने को स्पेसिफाई कर लिया कि यहाँ पे जितना भी कोड आएगा वे सारा आएगा। अब देखिए यहाँ पे सारा स्टाइलिंग हट गया, पर अब हमको यूज करना है यहाँ पे इंटरनल CSS। तो क्या करेंगे, अब सबसे पहले टाइटल के नीचे जाएंगे और ये स्टाइल टैग को हटा लेंगे और यूज करेंगे लिंक। क्या यूज करेंगे, लिंक टैग का यूज करेंगे गाइस। यहाँ पे लिंक टैग का यूज़ करेंगे और लिंक एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसलिए इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं आता। तो यहाँ पे दो तरह का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। पहला आएगा REL जो कि रिलेशन होता है कि इस HTML डॉक्यूमेंट के साथ, HTML फाइल के साथ रिलेशन क्या है, तो ये आएगा स्टाइल सीट काम करेगा गाइस। स्टाइल सीट क्या लिखेंगे, STYLESHTT स्टाइल सीट। और href की हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस देंगे, इसका बताएगा कि कौन सा फाइल एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या करेंगे CSS साथ में स्लाइस और कॉमन डॉट सेम, देखिए खुद सजेस्ट कर रहा है। अब ये हमारे पास क्या पता चल रहा है कि एक्सटर्नल CSS का यूज, एक्सटर्नल CSS का। तो आप क्या क्या सीख गए, यूज ऑफ इनलाइन CSS, यूज ऑफ इंटरनल CSS और यूज ऑफ एक्सटर्नल CSS। आप ये तीनों बेहतरीन तरीके से सीख गए हैं। आप ये क्या था, ये मिनी प्रोजेक्ट था। चलिए इसको भी हम लोग क्या कर लिए कि कंप्लीट कर लिए, मिनी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं हम लोग क्या CSS का सिंटैक्स। CSS का सिंटैक्स कैसे होता है, तो CSS का जो सिंटैक्स होता है वे क्या, इसको क्या बोलते हैं, जो हमारे पास H1 है, H1 टैग, ये एक सिलेक्टर है। क्या इसको बोलेंगे, सिलेक्टर बोलेंगे। और जो कलर है वे प्रॉपर्टी है, और जो ये वैल्यू है लाइक रेड हमारा क्या है, वैल्यू है। ठीक है गैस। और ये जो कलर और रेड दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। मतलब कि जो भी हमारा प्रॉपर्टी है साथ में वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे, डिक्लेरेशन बोलेंगे, ताकि पता चले कि डिक्लेरेशन का एंड कैसे होता है, तो सेमीकोलन से होता है। उसके बाद देखते हैं कि मल्टीपल डिक्लेरेशन, हम लोग मल्टीपल डिक्लेरेशन कर कैसे सकते हैं, तो सेमीकोलन को यूज़ करके मल्टीपल डिक्लेरेशन यूज़ कर सकते हैं। डिक्लेरेशन किसको बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लस वैल्यू को बोल रहे हैं डिक्लेरेशन। ये हमारा क्या हुआ, सिलेक्टर। ये इसके अंदर क्या हुआ, पहला डिक्लेरेशन को एंड किया सेमीकोलन से, उसके बाद फिर दूसरा डिक्लेरेशन यूज़ किए, उसको भी एंड किए सेमीकोलन से, फिर तीसरा डिक्लेरेशन। यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से मल्टीपल डिक्लेरेशन यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल डिक्लेरेशन यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं CSS सिलेक्टर इंट्रो। आखिरकार CSS का और क्या क्या अल्टरनेट तरीका है। मान चलिए हमारे पास H1 टैग है 3-4 ठो, ठीक ना।
मल्टीपल H1 टैग है, पर हम लोग कोई पार्टिकुलर H1 टैग को ही स्टाइल करना चाहते हैं। तो क्या H1 टैग का जो यूज़ कर रहे हैं, तो H1 टैग का कोई प्रॉपर्टी लगवाते हैं, तो वो जितना भी H1 टैग प्रेजेंट है वो सब में लग जाएगा। पर हमको सब H1 टैग में वे CSS का प्रॉपर्टी लगाना ही नहीं था। उसके लिए हमारे पास अल्टरनेट सिलेक्टर आता है, जिसको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सिंपली सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन नेम, आईडी और क्लास। नेम का यूज़ अभी देख लिए, टैग का नेम है, मतलब एलिमेंट का नेम है, उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं एज अ सिलेक्टर। आज इस लेक्चर में हम लोग सिंपल सेलेक्टर का यूज़ करने वाले हैं, कोई आज एडवांस नहीं जाने वाले हैं। क्या पहला लेक्चर है, ठीक है गाइस। हम लोग देखते हैं एलिमेंट सेलेक्टर है गाइस। ये जो सेलेक्टर है जो पी टैग को सिलेक्ट कर रहा है, हम लोग क्या कर रहा है कि पी टैग को वह टारगेट कर रहा है, पी में इम्प्लीमेंट कर दे रहा है उसका कलर और वे लाइन हाइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं आईडी सिलेक्टर क्या होता है। आईडी सिलेक्टर जो कि हम लोग को HTML कोड में थोड़ा सा हिंट दिए थे। आखिर आईडी सिलेक्टर का जो भी नाम होता है, आईडी का नाम साथ में ये पता चलना चाहिए जो सिलेक्टर है वो एक आईडी है। उसके लिए आईडी का नाम से जस्ट पहले हैज का यूज़ करते हैं, हैज सैम्पल का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्लास सिलेक्टर। क्लास का नाम से जस्ट पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लास नेम से जस्ट पहले हम लोग डॉट का यूज़ करते हैं, ताकि पता चले कि जो सिलेक्टर है वह किसका है, क्लास। मतलब कि ये जो टारगेटेड एलिमेंट है जिसको में ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करना है वे क्लास है, ठीक है। क्लास का नेम है जो कि डॉट से हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, जो कि हर एक के लिए यूज होता है। जनरली यूनिवर्सल सिलेक्टर को हम लोग एस्ट्रिक्स से यूज़ करते हैं। एस्ट्रिक्स साथ में इसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ को लगाते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं गाइस, और प्रैक्टिकली देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि ये क्लास क्या है और ये सब क्या है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इनलाइन सीएसएस का ही यूज़ करते हैं, अभी एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ नहीं करते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इनलाइन सीएसएस का यूज़ करते हैं फिलहाल। कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसका केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करेंगे, और जनरली एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ ही किया जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे। स्टाइल टैग के अंदर जितना भी आएगा वे सारा हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस कोड को हटा लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं सिलेक्टर। पहला बात कि H1, अगर हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा H1 है, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। इंटरनल CSS करके यहाँ पे हमारे पास H1 टैग 4 है। अगर मान के चलिए H1 टैग का टारगेट करते हुए कोई प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, CSS का प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन को, यहाँ पे कलर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि लाइक पर्पल कलर दे दिए। इसका मतलब कि जितना भी H1 टैग है सब पर्पल हो गया। पर हम मेरा जो पर्पस था वो पहला H1 टैग को पर्पल करना था। तो आखिर करेंगे कैसे? इसके लिए दो तरीका है। क्लास क्या होता है और आईडी क्या होता है ये बताते हैं आपके पास। एक एग्जांपल है, अगर एक क्लास 11th की बात कर रहे हैं या फिर क्लास 12th की बात कर रहे हैं, तो क्लास 11th और 12th में मल्टीपल स्टूडेंट आ सकते हैं, पर रोल नंबर क्या है, एक यूनिक है, लाइक अ आईडी। वे यूनिक आईडी होता है। तो आईडी क्या होता है, यूनिक होता है, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए होता है, एक एलिमेंट के लिए कोई यूनिक आईडी। पर जो क्लास होता है वे मल्टीपल एलिमेंट के लिए हो सकता है, जिसमें यूज़ करेंगे वे सारे के लिए असाइन हो जाएगा। और आईडी ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग कोई टीचर जाता है क्लास 11th या क्लास 12th में और वो बोलता है कि क्लास 11th के सारे स्टूडेंट हमारे पास हैं, तो वो क्या बता रहा है कि क्लास 11th का स्टूडेंट हमारे पास आए, तो वो जितना भी क्लास 11th में स्टूडेंट होंगे उस क्लास के, वो सारे लोग उस टीचर का कमांड को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर वही क्लास का टीचर है, वही टीचर जाता है क्लास 11th में और बोलता है कि रोल नंबर 1 101 हमारे साथ है, तो जो भी ये यूनिक आईडी जिस भी स्टूडेंट को मिला होगा रोल नंबर के तौर पे, वही बस टारगेटेड है कि स्टूडेंट टीचर का कमांड को फॉलो करे, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। तो आप समझ गए कि आईडी यूनिक होता है और क्लास क्या होता है कि मल्टीपल एलिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक मल्टीपल स्टूडेंट के लिए क्लास रेफर होता है। देखिए आप हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमको केवल टारगेटेड H1 को ही स्टाइल करना था, तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग यूज करेंगे क्लास का नाम देते हैं, लेकिन मान के चलिए क्लास का नाम देते हैं फर्स्ट, ठीक है। इसको फर्स्ट दे दिए। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिख कर और क्या करते हैं कि इसमें कलर देते हैं, कलर लाइक येलो, ठीक है, येलो कलर दे दिए। इसको कमेंट कर देते हैं, H1 टैग का, H1 का जो भी सिलेक्टर है उसको कमेंट कर देते हैं। देखिए फर्स्ट हम लोग यहाँ पे ये सिलेक्टर है और ये कलर इस सिलेक्टर में इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन ये फर्स्ट नाम का कोई एलिमेंट है ही नहीं, जो कि ये इसको सर्च करे फर्स्ट जहाँ पे मिले, जो भी टैग मिले फर्स्ट नाम का उसमें ये कलर को इम्प्लीमेंट कर दे। इसलिए फर्स्ट बदलना पड़ेगा, ये फर्स्ट कोई एलिमेंट नहीं बल्कि एक क्लास है। उसके लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट के आगे एक डॉट लगाएंगे ताकि पता चल जाए ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है एक क्लास का नेम है, और उस क्लास को नेम को टारगेट करते हुए ये
प्रॉपर्टी को उसमें इम्प्लीमेंट करा दें। देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ पे डॉट लिखे, उस प्रकार से जो पहला टारगेटेड h1 टैग था उसमें ये प्रॉपर्टी कलर येलो इम्प्लीमेंट हो गया। हम क्लास फर्स्ट इसको भी दे दिए, सेकेंड h1 टैग को, उसमें भी क्लास फर्स्ट का जो भी प्रॉपर्टी था वो इम्प्लीमेंट हो गया। इस प्रकार से हम लोग मल्टीपल एलिमेंट को ये क्लास का प्रॉपर्टी, क्लास का नेम दे सकते हैं, ताकि इस नेम से केवल क्या होगा, जो भी उससे एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होगा वो ऑटोमेटिक उसमें क्या करेगा, असाइन हो जाएगा। अब मान चलिए कि h1 टैग को id देते हैं, id लाइक सेम नाम कहीं देते हैं फर्स्ट, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं कि फर्स्ट लिख रहे हैं, फर्स्ट, और इसका कलर दे रहे हैं लाइक कलर येलो ग्रीन। अब देखिए ये फर्स्ट अगर डॉट करते हैं तो ये क्लास को टारगेट करेगा, पर ये बताना पड़ेगा जो फर्स्ट है वे एज ए सिलेक्टर किस चीज़ को सिलेक्ट करने वाला है, तो आईडी, तो आईडी सिलेक्टर है, ये एक आईडी को सिलेक्ट करने वाला है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट करके जस्ट हैश का यूज़ करेंगे, तो ये क्या पता चलेगा कि जो नेम है वे किसके लिए है, ये किसी आईडी को टारगेट कर रहा है, कि कोई आईडी के टारगेटेड आईडी का नेम यहाँ पे एज ए सिलेक्टर काम कर रहा है, ताकि ये वैल्यू है उस टारगेटेड आईडी को असाइन कर सके। देखिए ये जो हैश लगाएं तो ये क्या किया, पहले आईडी को ढूंढा, जो भी आईडी का नाम फर्स्ट था उसमें ये वैल्यू, ये क्या बोलते हैं, ये डिक्लेरेशन क्या किया कि असाइन कर दिया। तो ये फर्स्ट को असाइन किया, मतलब कि ये केवल इंटरनल सीएसएस थर्ड वाले h1 टैग को ही असाइन हुआ। अब क्लियर हो गया आपके पास कि अलग अलग तरीके से हम लोग किस प्रकार से असाइन कर पाएँ वैल्यू को। उसके बाद देखते हैं मल्टीपल सेलेक्टर। मल्टीपल सेलेक्टर लाइक जैसे कि हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं, और मान के चलिए आखिरकार सबको लाइक हमको h1 और p टैग को कलर देना है सेम कलर का, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, h1 टैग लिखेंगे, h1 टैग, साथ में हम लोग यहाँ पे p टैग, मतलब कि ये दो सेलेक्टर यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे दो सेलेक्टर एज काम करेगा, मतलब h1 और p दोनों को सेम प्रॉपर्टी असाइन कर देगा जो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कलर है तो कलर यहाँ पे देते हैं ग्रीन। तो ये क्या किया कि h1 टैग, जितना भी h1 टैग था सब h1 टैग को, और जो पैराग्राफ टैग था उसको क्या किया, कलर ग्रीन दे दिया। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल सिलेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मल्टीपल सिलेक्टर। अब हम लोग देखते हैं आगे लाइक यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करते हैं कि अगर हम लोग कमेंट कर देते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर एस्ट्रिक्स, मतलब एस्ट्रिक्स से डिनोट होता है, और इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी देंगे वे जितना भी HTML का एलिमेंट है वे सब के लिए इम्प्लीमेंट होगा, कोई एक के लिए नहीं। जितना भी एलिमेंट है HTML के अंदर वे सारे के लिए ये प्रॉपर्टी असाइन होगा। जैसे कलर देते हैं, कलर रेड, तो ये जितने भी उसके अंदर प्रॉपर्टी है सब के लिए रेड असाइन हो जाएगा। तो जितना भी एलिमेंट है h1 hp टैग div ul li सब के लिए प्रॉपर्टी असाइन हो गया। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल टैग। आपको क्लियर हो गया यूनिवर्सल टैग किसको बोलते हैं। मल्टीपल सेलेक्टर किस पर से यूज़ करते हैं, और आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, और ये एलिमेंट सेलेक्टर, इसको बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर, जो डायरेक्टली टैग नेम से हम लोग सीएसएस में प्रॉपर्टी असाइन कर रहे हैं। या तो यहाँ पे हमारे पास सेलेक्टर समरी देख लीजिए, सेलेक्टर यहाँ पे क्या देखते हैं, सेलेक्टर समरी। हमारे पास सेलेक्टर में एज आईडी है, क्लास है, यूनिवर्सल है, एलिमेंट है, ग्रुपिंग है। तो हम लोग आईडी को सिलेक्ट करने के लिए जो भी आईडी का नेम होता है उससे जस्ट पहले क्या लगाते हैं, हैश लगाते हैं। क्लास का जो नेम है, क्लास के नेम को जस्ट पहले क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर है हैशट्रिक्स लगाते हैं। एलिमेंट है उस, तो जो हम लोग कोई पार्टिकुलर एलिमेंट को अगर हम लोग डिजाइन करना चाहते हैं तो, या फिर स्टाइल देना चाहते हैं सीएसएस का, तो केवल एलिमेंट का नेम लिखेंगे और फिर उसके अंदर प्रॉपर्टी असाइन कर सकते हैं। फिर ग्रुपिंग में यूज़ करेंगे, ग्रुपिंग में मल्टीपल सेलेक्टर को एज ए कोमा सेपरेट करके यूज़ कर सकते हैं। उसमें कॉमन जो भी फील्ड होगा या फिर कॉमन जो भी प्रॉपर्टी होगा उसको असाइन कर सकते हैं। तो ये आपका अब ये लेक्चर समरी था। और फाइनली कोडिंग चैलेंज हम लोग ये आपके पास है कि आप कर सकते हैं कि कोडिंग चैलेंज, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। हैप्पी कोडिंग जर्नी आपने लेक्चर 1 कम्प्लीटली कवर कर लिया गया। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कलर, बैकग्राउंड, बॉर्डर, फॉन्ट, यूनिट, मार्जिन, पैडिंग काम कैसे करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी स्किल, ज़रा सा भी नॉलेज मिला होगा, ज़रा सा भी इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे, तो क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें गाइस। और कमेंट करें कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगा और कौन सा पार्ट में आपको थोड़ा प्रॉब्लम है, कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे गाइस। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।